Type today PK25NG in any internet browser. You can get the all playlist of Indian Constitution and UPSC related material. So visit now. हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। PK25NG की यूट्यूब क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे, जिसका जिक्र आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3 के अंतर्गत आता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है कि मानवाधिकार और मौलिक अधिकार में क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों वो एक दूसरे से भिन्न हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स अधिकार है जो बच्चा जन्म के साथ पाता है, लेकिन मौलिक अधिकार किसी देश की सीमा का मोहताज नहीं होता। वह अधिकार जो देश के संविधान से प्राप्त होता हो हमेशा देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं होते, और यदि उन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम उन अधिकारों की रक्षा उसी अधिकार के द्वारा कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 व अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों की बात कही गई है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों की बात कही गई है उसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब यहाँ एक नया शब्द सामने आ रहा है, मैग्ना कार्टा। क्या है इसका मतलब? वास्तव में 1215 में इंग्लैंड के राजा द्वारा जो इंग्लैंड के जनता को जो अधिकार दिए गए थे, जिस दस्तावेज के द्वारा यह अधिकार दिए गए, इंग्लैंड के संदर्भ में उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि भाग 3 भारत के लोगों को दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों की बात करता है। इसलिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हाँ, और यह कथन वकारण दोनों की व्याख्या करता है। आर्टिकल 12 राज्य शब्द का मतलब हम सारी संस्थाओं से है जिसकी स्थापना सरकार ने की है। सारी संस्थाएं जो सरकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त करती हों। यह आर्टिकल 12 कहता है मौलिक अधिकार हैं में राज्य के विरोध से प्राप्त होती है। मौलिक अधिकार निषेधात्मक होती है, मतलब राज्य शोषण का अधिकार वही हो, सारे अधिकार को नहीं छीनेगा। आर्टिकल 13 यह अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। न्यायपालिका को इस बात का अधिकार देता है कि वह किसी भी विधि जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती हो उसने अवलोकन कर सकती है। न्यायपालिका से जुड़े हुए मुद्दे, अनुच्छेदों से जुड़े हुए मुद्दे, इस पर अवलोकन करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है। इसी वजह इसे न्यायिक पुनर्लोकन भी कहते हैं। आर्टिकल 13 यह विधि शब्द को परिभाषित करता है। इसका मतलब संसद के द्वारा बनाया गया कानून, साथ ही वह सारे एक्ट जो राज्य विधानमंडल ने बनाया है, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है, राज्य सरकार किसी भी प्रकार का परिपत्र जारी किया है, इस प्रकार का रूल रेगुलेशन या किसी भी प्रकार का विधि शब्द की परिभाषा में आती है, अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है। साथ ही वह सारी विधि जो संविधान के लागू होने के पहले की है, जिसे हम प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कहते हैं, जैसे RRPC, CPC, IPC, एविडेंस एक्ट। यदि हमारे मौलिक अधिकारों की हनन करते हों तो इन्हें भी न्यायपालिका में चैलेंज किया जा सकता है, इन्हें भी न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। आर्टिकल 13 दोनों प्रकार की बात करता है। आर्टिकल 13 में भी सारी विधियां में भारतीय संविधान के अनुकूल होनी चाहिए। न्यायपालिका को इतनी शक्ति दिया गया है कि वह उन विधियों का असंगित कर सकता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और बात करते हैं समानता के अधिकार की, एक राइट टू इक्वालिटी। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कुल 5 आर्टिकल हैं। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 जो कि विधि शब्द की व्याख्या करता है, विधि के समक्ष समानता, सभी के लिए बराबर होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उदाहरण हमने इंग्लैंड से लिया, देखिए विधि शब्द के उदाहरण हमने इंग्लैंड से लिया है। वहाँ की एक विधायी जायसी की बुक द रूल ऑफ लॉ, विधियों के समान संरक्षण होना चाहिए, और यह अवधारणा हमने USA से लिया है।
यह एक नकारात्मक धारणा है कि फिजिकल हैंडीकैप सिविक समान नागरिक की तरह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। इससे अलग नियम देना पड़ेगा। अनुच्छेद 14 यह कहता है कि राज्य अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग व्यवहार कर सकती है, लेकिन इसका आधार जैसे बच्चों के लिए अलग नियम, महिलाओं के लिए अलग नियम, एससी एवं एसटी तथा ओबीसी और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए अलग नियम राज्य यदि चाहे तो लागू कर सकता है। इसमें किसी भी तरीके से बाधा नहीं होगी। यह इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि राज्य अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग व्यवहार कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 15 जो कि निम्न बातों को उल्लेख करता है, राज्य निम्न आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। नागरिक की जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 इस बात का उल्लेख करता है हमारे सारे सार्वजनिक स्थान जैसे कुआं, तालाब, नल सभी वर्गों के लिए समान रूप से खुले रहेंगे। लेकिन आर्टिकल 15 की धारा 3 के अंतर्गत यह है कि यदि बात महिलाओं की हो और बच्चों को लेकर हो तो राज्य सरकार इनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है यदि वह चाहे तब। आर्टिकल 15 की धारा 4 26 जनवरी 1950 में जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तब तमिलनाडु राज्य अस्तित्व में नहीं था, वहां मद्रास राज्य अस्तित्व में था। तब वहां के राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि मद्रास के लोगों के लिए, जिसे सांप्रदायिक आदेश के अंतर्गत कहा गया, इस आदेश के अंतर्गत कहा गया कि वहां के लोगों में जाति के आधार पर अलग अलग सीटें रिजर्व की गई थी। वहां की एक लड़की जिसका मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला, इस सांप्रदायिक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और यह आदेश रद्द कर दिया गया। यदि हम देखें देवराजन मामला 1951, जाति के आधार पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, जाति के आधार पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नहीं दिया जा सकते। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय से भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ और इसके द्वारा अनुच्छेद 15 में धारा 4 जोड़ा गया। के साथ ही प्रथम संशोधन में अनुसूची 9वीं में को भी जोड़ दिया गया। आर्टिकल 15 की धारा 4 में लिखा हुआ है एसटी, एससी और सोशल एजुकेशन के आधार पर पिछड़े हुए लोगों के लिए राज्य शिक्षण के क्षेत्र में रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकती है। यह ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है, अनुच्छेद 15 की धारा 4 का भाग है। आर्टिकल 15 की धारा 5 यह रिजर्वेशन उच्च शैक्षिक संस्थानों में यह व्यवस्था नहीं थी। सन 2006 में एम्स दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा गया जिसे IIT, IIM, AMMS में यह व्यवस्था नहीं थी। मांग उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन होनी चाहिए और हमने इस तरह उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी यह व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान में 93 संविधान संशोधन किया। यह संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 के तहत धारा 5 को जोड़ा गया और इस तरह उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन के प्रावधान की गई। एक और मामला हम देखेंगे, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 2008 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बिल्कुल सही है, यह संविधान के आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए हम इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। यह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय इसलिए कहा क्योंकि संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। यह संविधान जैसे भाग में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के आधारभूत संरचना का उल्लंघन करे। ठीक, यह मामला समानता के अधिकार के तहत आता है जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का भाग है, इसलिए इसे हम आम जनता सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ना दे। इस कारण सुप्रीम कोर्ट में इस बात का उल्लेख किया अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया मामला 2008 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की। यह निम्न बातों का उल्लेख करता है, रोजगार में भी अवसर की समानता आपके 5 आधार सहित 2 और आधार उद्धव निवास के आधार पर राज्य सरकार भेदभाव नहीं करेगा। उद्धव निवास के आधार पर राज्य सरकार भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 की धारा 3, यदि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है, लेकिन इस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। जैसे 98 संविधान संशोधन के अंतर्गत हमने 371 की धारा IJ जोड़ा गया जिसके अंतर्गत कर्नाटक के राज्यपाल को विशेष शक्ति दिया गया कि कर्नाटक हैदराबाद रीजन में निवास कर रहे लोगों को सर्विस सेक्टर में प्राथमिकता दे सकता है। आर्टिकल 16 की धारा 4 यह सर्विस सेक्टर में रिजर्वेशन का आधार क्या होगा इस चीज को बताता है। वह कौन से लोग होंगे जो इस एरिया में आएंगे, वह लोग जो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व में हैं सर्विस सेक्टर में की व्यवस्था कर सकती है। आर्टिकल 340 यह बताती है कि राष्ट्रपति का एक आयोग का गठन करेंगे जो पता लगाएगा कि आर्थिक और निर्धनता शैक्षिक तौर पर गरीब कौन है।
इस बात का जिक्र करता है। जैसे 1953 में काका कलेश्वर आयोग, इस आयोग ने कहा पिछड़े लोगों के लिए रिजर्वेशन देना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उनकी सरकार ने 1978 में पीवी मंडल विदेश्वरी प्रसाद जो कि बिहार के बहुत बड़े नेता थे, यह 1979 में काम शुरू करेगा। यह मंडल भी 340 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। मंडल में 1980 में सिफारिश दी, तब इंदिरा गांधी की सरकार आ गई थी और इस मंडल आयोग पर ध्यान नहीं दिया गया। अगस्त 1990 विश्वनाथ प्रसाद की सरकार में बीपी मंडल की सिफारिश के आधार पर 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया। मध्य प्रदेश में आई रिजर्वेशन ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में आई रिजर्वेशन ओबीसी को 27%, एससी को 15%। यह रिजर्वेशन की प्रतिशत राज्य के कुल अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या के आधार पर तय की गई है। इसमें 29 राज्यों के सभी 28 राज्यों के सभी अनुसूचित जाति के लोगों का रेशियो के आधार पर 15% रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया है। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ, यह मामला 1992 का है। 16 नवंबर 1992 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दी कि यह रिजर्वेशन मामला सबसे बड़ा मामला है और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा ओबीसी को पिछड़ेपन के लोगों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। यह रिजर्वेशन सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर हो सकती है, पर आर्थिक कंडीशन के आधार पर नहीं। साथ ही रिजर्वेशन का अधिकतम सीमा 50% होनी चाहिए। सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में बाकी के 50% में कोई भी वर्ग अप्लाई कर सकता है, परंतु प्रमोशन के मामले में कोई रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। लेकिन परिस्थितियों में यह प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है और इसे तमिलनाडु राज्य में देख सकते हैं। वहाँ रिजर्वेशन की कुल प्रतिशत 69 है। 1995 में 76वां संविधान संशोधन हुआ और इस संशोधन के अंतर्गत यह कानून तमिलनाडु सरकार को रिजर्वेशन दिया गया और इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 9वीं अनुसूची की बात यह है कि एक बार इस अनुसूची में कानून चले जाने के बाद शामिल कानून को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दिया जा सकता। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 24 अप्रैल 1973, 26 जनवरी 1950 से पहले वाले कानून यदि 9वीं अनुसूची में शामिल हैं तो संविधान के आधारभूत संरचना को उल्लंघन करता है। कोई बात नहीं, इसमें यह है 26 जनवरी 1950 में पहले वाले कानून यदि 9वीं अनुसूची में शामिल हैं और वह संविधान के आधारभूत संरचना को उल्लंघन करता है, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद यदि कोई कानून 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया और वह संविधान के आधारभूत संरचना को उल्लंघन करता है, यदि कोई इस बात को कोर्ट में चुनौती करे तो कोर्ट अपने निर्णय के आधार पर इस चुनौती को रद्द कर देती है। यदि आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता हो, तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन को भी लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन कोर्ट ने कहा तमिलनाडु में विशेष परिस्थितियां हैं और यह बात और इस चुनौती को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। आर्टिकल 17 छुआछूत की समाप्ति की बात करती है, जैसे सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। 20 मार्च 2018 एसके महाजन वर्सेस भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसटी/एससी एक्ट 1989 के संदर्भ में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स अत्याचार अधिनियम 1989 राजीव गांधी की सरकार ने बनाया था। आर्टिकल 17 ही है। आर्टिकल 18 इसके अंतर्गत कानून, अप्रस्तुता कानून, उपाधियों का अंत, लोक नियोजन, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार देना, ये सारे चीज शामिल है। आज हमने समानता की स्वतंत्रता के तहत अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक अध्ययन किया। इसके अगली पोस्ट में हम स्वतंत्रता के अधिकार, द राइट्स ऑफ फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 यानी कि 4 आर्टिकल उसमें शामिल होंगे, उसकी बात करेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।